हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि भाई हम वीकेंड पे आपको लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई ऐसी नॉलेज जरूर देंगे जो आपके क्लैट स्लैट और एलेट के एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी आएगा। तो हम वही सब चीज लेकर आज आए हैं, वही हम टॉपिक लेकर आए हैं जिसको आपको देखकर पढ़कर समझ आ जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा भी रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी, इसके बारे में आपने सुना काफी ज्यादा होगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अगर आपको कुछ भी इस चीज के बारे में समझ नहीं आ रहा तो टेंशन मतलब तुम्हारा भाई है, सब कुछ तुम्हें एक एक चीज अच्छे तरीके से बता देगा। अगर कोई चीज आपको वीडियो के बाद समझ नहीं आई या किसी में 1% दिक्कत रह जाती है, हालांकि रहेगी नहीं बट फिर भी रह जाती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक एक चीज बताता हुआ चलूंगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर कुछ भी आपको पूछना है या कुछ आपको लगता है कोई क्वेरी वगैरह है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई टाइम रहते हैं आपको जरूर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, यूसीसी क्लैट 2024 के लिए हम आपको की प्रिपरेशन करा रहे हैं। लीगल मैन चैनल है और मैं हूँ एडवोकेट आशीष जोगी। तो चलिए, पहले मैं आपको समझाने से पहले एक छोटा सा मतलब आपको मैं वो दे देता हूँ, हिंट। हिंट क्या मतलब, थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू पहले आपको समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा उस चीज को अंडरस्टैंड करना। फिर हम बेयर जो हमारी जो लैंग्वेज है उसको पढ़ेंगे, उससे समझेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जिसके साथ हम डील करेंगे कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एग्जाम्पल डिफरेंट सिविल कोड के इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यूसीसी पर क्या कहना है अब तक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है अब तक, जो 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसका क्या कहना है, और लॉ कमीशन क्या होता है, और जो प्रोटेस्ट अब हो रहे हैं, मतलब बातें जो आ रही हैं सुनने में आपको आ रहा होगा, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बोल रही हैं, तो इसका रीजन क्या है क्या नहीं है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मेन बात पर, जो मैंने कहा था कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, एक सिंपल सी बात देखिए, तीन बंदे ले लो, हिंदू, मुस्लिम, मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाना, आपको पता ही है मैं क्या बोलूंगा इसमें। एक मिनट, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि यार मैं माउस से एक्चुअली वो करता हूँ रेगुलेट, तो इसलिए उसमें दिक्कत आती है। हिंदू, मुस्लिम और लगा लो क्रिश्चियन, ये हमारा सी है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, ये हिंदू हो गए, ये क्रिश्चियन हो गए, ये मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए। ठीक है, देखो, अब हर एक के अपने पर्सनल लॉज है। अब आप बोलेंगे पर्सनल लॉज क्या, मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। देखो, हिंदू जो लोग हैं उनके अंदर शादी तीनों में होती है। ठीक है, ये कॉमन है, चलो बढ़िया, तीनों के अंदर शादी होती है। हिंदू कितनी वाइफ रख सकता है? एक। ठीक है, अगर एक से ज्यादा रखता है वो तो वो एक ऑफेंस है। मुस्लिम कितनी वाइफ रख सकता है? मैक्सिमम 4। ठीक है, और क्रिश्चियन कितनी वाइफ? क्रिश्चियन भी एक। ये सबके अपने अपने लॉज बताते हैं। ठीक है, कई बार हिंदू बोलेगा कि यार मैं क्यों नहीं रख सकता। ठीक है, क्रिश्चियन भी यही कहता होगा, चलो ठीक है, ये सबके अपने लॉ कहते हैं कि भाई आप इतनी मैक्सिमम वाइफ रख सकते हैं। अब आ जाओ कि भाई प्रॉपर्टी की बात, अगर हम प्रॉपर्टी में देखें तो इसमें वुमेन को राइट है प्रॉपर्टी लेने का। इसमें थोड़ा दिक्कत है लेने में। ठीक है, इसमें है बट कुछ कंडीशंस है। ठीक है, अब आप देखते जा रहे हैं क्या क्या चीज है। चलो ठीक है, अब आ जाओ इधर। अगर एडॉप्शन पे मान लो बच्चा गोद लेना है, इसके अंदर अलग राइट है, इसके अंदर अलग लॉ है, मतलब बच्चा लेने के इसके अंदर अलग है, अगर बच्चा आप गोद लेते हैं।
इन तीनों के अंदर अलग अलग लॉ है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। एक और आ जाओ, मान लीजिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो हिस्सा रहता है प्रॉपर्टी से वो वाला। ठीक है, अब आ जाइए मेंटेनेंस चाहिए। इसके अंदर मेंटेनेंस को लेकर अलग लो, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग। ठीक है, वो मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या, क्यों, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो आपको कंफ्यूज नहीं कराना मुझे। आपको जनरली पता भाई हिंदुओं का अलग चलता है हिसाब किताब, मुस्लिम्स का अलग चलता है, क्रिश्चियन का अलग चलता है। शादी वगैरह को ले लो, प्रॉपर्टी वगैरह का ले लो। ठीक है, ये आपकी समझ आ गया। अब मैं क्या कहता हूं, मैं ये भी देख रहा हूं, ये भी देख रहा हूं, ये भी देख रहा हूं, मैं ये तीनों देख रहा हूं। अब इन तीनों को देख के मैं क्या हो रहा हूं, कंफ्यूज। टोटली मैं हो रहा हूं कंफ्यूज। ठीक है, मैं हो रहा हूं कंफ्यूज कि भाई ये कहानी सबकी अलग अलग है। अब मैं क्या कहता हूं कि भाई ये काम करते हैं, चलो हम इन सब के लिए ना एक लो कर देते हैं। एक लो, ये सबके लिए बिल्कुल एक लो, हर चीज में सिविल जो है ना, सिविल मैटर्स उनके अंदर एक लो, यानी कि सिविल के अंदर एक लो कर देते हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी है, माफी चाहूंगा, बाकी ठीक है, एक समझ आ गया। एक लो कर देते हैं कि जो बात इसके लिए कही जाएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, वाइफ को लेकर हो, चाहे डाइवोर्स को लेकर हो, चाहे बच्चा गोद लेने को हो, कोई भी चीज हो। ठीक है, सबके लिए एक ही बात होगी, या अलग अलग ये चीजें जो अलग अलग है ना, ये अलग है, ये जो अलग जा रही है चीजें, ये कुछ भी नहीं होगा, सबके लिए एक होगा। समझ आ गया? बस यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा। हकीकत में यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप नाम से देख लो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए एक समान, कोई डिफरेंसेस नहीं, कुछ चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, सबके लिए एक समान। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी बंदा हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, कोई मतलब ही नहीं है, सबके लिए लो सिर्फ एक। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। होपफुली इस एग्जांपल से आप समझ गए। ठीक है, अब आ जाओ ये जो हैं इन पे। एक मिनट दो बस मेरे को, थोड़ा मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ इसकी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर। तो थोड़ा हम नीचे चलते हैं, आ जाइए। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? अब मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा यार। बहुत मतलब बहुत ही इजी एग्जांपल मैंने आपको दिया है। मैं ज्यादा लो के डेप्थ में भी इसलिए नहीं गया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्या आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब आ जाओ, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं। यूसीसी इज टू हैव अ कॉमन सेट ऑफ लॉ, कॉमन सेट ऑफ लॉ, यानी कि एक जैसे लॉज गवर्निंग पर्सनल मैटर, जो लोगों के पर्सनल लॉज हैं उनको गवर्न करेगा। सेट ऑफ लॉ कॉमन होना चाहिए, कॉमन होगा। वो कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं? वो मैरिज रिलेटेड, डाइवोर्स रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड, एडॉप्शन रिलेटेड, फॉर ऑल फॉर ऑल सिटीजन्स irrespective of their religious affiliations। ये चीज होपफुली मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गई होगी। कोई भी रिलीजन है मतलब ही नहीं है, सबके लिए कॉमन सेट ऑफ लॉज होगा। ठीक है, कौन कौन से चीजों के लिए? मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, एडॉप्शन के लिए, सब सिटीजन्स के लिए। ध्यान रखना सिटीजन वर्ड यूज है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस एफिलिएशंस, आपका कोई भी रिलीजन हो मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। इंडिया बीइंग अ डाइवर्स कंट्री विद मल्टीपल रिलीजन्स, इंडिया के अंदर जाहिर सी बात है अलग अलग धर्म के लोग हैं, कई मल्टीपल धर्म के लोग हैं। ठीक है, उनके अपने अपने लॉज हैं। ठीक है, अभी सबके डिफरेंट अपने अपने लॉज हैं। अपनी जितनी भी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी वगैरह, उन सबके आपको पता है अलग अलग लो, आप देखते हो, आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में पहली बार आए हो या इंडिया में रह रहे हो पहली बार, आपको पता है
ये चीज समझ आ गया, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा कि भाई सिविल कोड डिफरेंट डिफरेंट क्या है। जो मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ मैं थोड़ा और आपको बता देता हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं हिंदूज की, हिंदू पर्सनल लॉ। ठीक है, द हिंदू पर्सनल लॉ आर ड्राइव फ्रॉम एशियंट रिलीजियस टेक्स्ट एंड कस्टम। जो भी हिंदू के रिलीजियस टेक्स्ट है, बुक्स वगैरह है, और उनके जो कस्टम वगैरह है, ट्रेडिशन कस्टम वगैरह, उनके हिसाब से ही वो बना है। क्या बोला? हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ किस किस का है वो मैंने आपको बता दिया था ऊपर ही कि भाई मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन। ठीक है, अब आ जाओ हिंदू के लिए सबसे पहले द हिंदू मैरिज एक्ट। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैं छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बताई गई है कि भाई हिंदू कैसे शादी करेगा और अगर डाइवोर्स लेगा तो वो किस तरह से डाइवोर्स ले सकता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गवर्न्स मैरिज एंड डिवोर्स अमंग हिंदू। ठीक है, और फिर एक दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो बात करता है इनहेरिटेंस की, यानी कि वो प्रॉपर्टी वगैरह में क्या राइट है क्या नहीं है। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। और ये एप्लीकेबल किस पर होगा? सिर्फ हिंदू पर होगा, ये मुस्लिम पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही क्रिश्चियन पर एप्लीकेबल होगा। उनका लॉ अपना पर्सनल है। ठीक है, अब आ जाओ अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच गवर्न्स द राइट ऑफ हिंदू। एक मैं चीज आपको बताता हूँ, अगर आप पढ़ोगे ना हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंशन है कि हिंदूज में कौन कौन आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में भी आया होगा यार हिंदू मुस्लिम उसकी बात कर रहा है, तो हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन की बात कर रहा है, भाई बुद्धिस्ट, जैन, सिख इनकी तो करी नहीं। तो मैं एक चीज बता दूं, जो हिंदू के अंदर है वो बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन भी आते हैं और सिख भी आते हैं। ठीक है, जीव, पारसी वगैरह इसमें नहीं आते हिंदू में। ठीक है, तो राइट्स की बात करता है ये। ठीक है, किस किस की? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख। कहीं भी चारों का देखोगे या तीनों का देखोगे तो समझ जाना हिंदू का है। ठीक है, अब हिंदू के वुमेन के बारे में बात करता है किस चीज का? कि भाई उनका इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में। ठीक है, उनकी पेरेंट्स की। ठीक है, जैसे मैन का राइट है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के बाद ये राइट आया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 भी आप है, कंफ्यूज मत हो जाना, वो भी है जिसमें वुमेन को भी प्रॉपर्टी में राइट दिया गया अपने पेरेंट्स की। ठीक है, अपने पेरेंट्स की मतलब जैसे मान लो भाई लड़की है, लड़की की शादी हो गई, हिंदू है, अब वो शादी करके दूसरे घर में चली गई, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे घर में गई तो पिछले वाले घर में जिससे शादी होकर गई है, वो जहां पर पैदा हुई थी उस घर में उसको राइट नहीं है, वो क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी। इक्वल शेयर वही होगा जो अदर उसके भाई भाई का होगा। इतना समझो, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, यहाँ मैं आपको ये नहीं मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो नहीं पढ़ा रहा है, वो दे रहा हूँ। ऐसी मुस्लिम लॉ है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो इनका जो मतलब सरिया होता है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। ठीक है, रेगुलेट मैटर रिलेटेड टू मैरिज। ये जो एक्ट है क्या क्या बातें करता है? मैरिज के बारे में बताता है, डाइवोर्स के बारे में बताता है, इनहेरिटेंस के बारे में बताता है और मेंटेनेंस के बारे में बताता है मुस्लिम्स के बीच में। जाहिर सी बात है जब ये एक्ट है ही वो उस पर बेस्ड मुस्लिम्स के रिगार्ड में, तो उसके बारे में ही बताएगा। अब आ जाओ फॉर क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूस, इंडियन सक्सेशन एक्ट इन पर अप्लाई होता है। समझ आ गया? ये है थर्ड। अब देखो कितनी ज्यादा हर एक के में अपना अपना अलग रूल है। अभी तो मैं रूल के अंदर नहीं गया, मैं जाऊंगा भी नहीं क्योंकि आप वो डेप्थ में चला जाएगा वो। लेकिन देखिए किस तरह से सबका बता रखा है अपना अपना हिसाब। अब क्रिश्चियन में देखिए क्या है, और मैं मुस्लिम्स का भी बताऊंगा आगे जाकर, केस लॉज में स्टडी करेंगे। अब क्रिश्चियन पे आ जाओ फटाफट। क्रिश्चियन वुमेन रिसीव अ प्री डिटरमाइंड शेयर बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन और अदर रिलेटिव। ठीक है, जो क्रिश्चियन वुमेन है उसका जो शेयर होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, और किसके बेस पर होता है? जो भी बच्चे होते हैं और अदर रिलेटिव्स के। ठीक है, पारसी जो विडो होती है, यानी कि विडो बोलते हैं जो विधवा, यानी कि जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, जो पारसी विडो होती है वो रिसीव करती है इक्वल शेयर को जैसा उसके चिल्ड्रन को मिला है। ठीक है, और जो चाइल्ड का हाफ शेयर होता है
वो जाता है जो बंदा मर गया है उसके पेरेंट्स को, अगर वो अलाइव है। अब देखो सबका डिफरेंट डिफरेंट है। अब आप सोचोगे अपना, अगर आप हिंदू हो तो आप सोचो कि भाई कैसे शेयर जाएगा, अगर आप मुस्लिम है तो आप सोचो, अगर आप क्रिश्चियन है तो आप देखो कैसे जाएगा। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है हिसाब किताब, ठीक है। तो इसी चीज को चलते हुए ये कहा गया कि भैया अब एक ही लॉ कर दो जिसमें सबके लिए एक ही बात होगी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। आ रहा है ना समझ? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? हाँ हाँ, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना अगर कुछ भी पंगा लगे, कुछ भी हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ये बहुत जरूरी है, इसके अंदर हम केस स्टडी भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या कहना है यूसीसी के ऊपर। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, मैं आपको पहले ही बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कई ऐसे केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेवर में रहा है, फेवर में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी खुद चाहता है, कई केसों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद कहा है कि भाई इसको लेकर आओ। कई बार गवर्नमेंट से भी पूछा है कि भाई कब लेकर आओगे, लाना भी है नहीं, क्या सीन है तुम्हारा। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछा है। और ये नहीं कि एक ही जज साहब बैठे, जो भी बेंच पर आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसने ये क्वेश्चन, जज साहब ने, उन्होंने ये पूछा है। अब इसके अंदर पहला केस हम पढ़ते हैं, मोहम्मद अहमद वर्सेस शाह बानो बेगम केस, ठीक है। सायरा बानो और शाह बानो में कंफ्यूज मत होना, जनरली बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉ स्टूडेंट बहुत से वकील साहब भी कंफ्यूज हो जाते हैं सायरा बानो और शाह बानो में। शाह बानो जो बेगम वाला केस है, ये केस है 125 ऑफ सीआरपीसी से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन सायरा बानो वाला जो केस है यूनियन ऑफ इंडिया 2017, वो वाला केस है ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। कंफ्यूज मत होना। अब आ जाओ इस पर, मोहम्मद अहमद वर्सेस शाह बानो केस, इसको शाह बानो बेगम, इसको शाह बानो केस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखो, अगर आपको मेंटेनेंस क्लेम करना है हिंदू लॉ में, तो आप जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है उसके द्वारा कर सकते हैं। बट अब एक सेक्शन आया 125 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसके अंदर भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर कोर्ट के अंदर आप प्रैक्टिस मतलब करेंगे, जब देखेंगे तो बोलते हैं 125 का केस, ऐसे नाम लेकर बोलते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आया। इस केस में क्या हुआ, जो शाह बानो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई किस चीज के लिए, मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। वो गई कि भाई क्योंकि उसके हस्बैंड उसको डिवोर्स दे रहा था, ठीक है, 40 साल के बाद, ठीक है, ट्रिपल तलाक दे दिया था। उस टाइम पे ट्रिपल तलाक चलता था, ये काफी पुराना केस है, ट्रिपल तलाक उस टाइम पे चलता था, ठीक है। और उसने उसको मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। उसने बोला ऐसा तो कोई है ही नहीं रूल, मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, जब उसने मांगा। तो इसमें फिर जो ये थी शाह बानो, इन्होंने बोला कि यार मैं तो पूरी डिपेंड अपने हस्बैंड पे थी हर चीज के लिए, तो अब वो मेरे को नहीं देगा तो मैं किसको जाऊं, कौन देगा। तो उसने मना कर दिया। इसके अंदर ये आया कि भाई महर लेनी है दे दे, मैं से नहीं, वो नहीं दूंगा मेंटेनेंस। महर क्या होते हैं मैं फटाफट से बताता हूँ। महर होती है कि भाई हस्बैंड की तरफ से कुछ मतलब मनी के फॉर्म में, या कोई रिलीजियस बुक आप दे सकते हो वाइफ को, ठीक है, किस उसमें कि एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए वाइफ को, ठीक है, वाइफ को रिस्पेक्ट शो करने के लिए वाइफ के लिए आप कोई ना कोई चीज दे सकते हो। और ये जब आपका वो होती है शादी, जब निकाह होता है उस टाइम पे दे सकते हो या बाद में दे सकते हो, वो मर्जी होती है, ठीक है। कितना क्या फिक्स होता है वो आपसी पार्टी में सेटलमेंट मतलब म्यूचुअली होता है कि भाई वो बताते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, इसको बोलते हैं। तो उन्होंने बस ये इसमें ये बात आई कि भाई अगर आपको महर लेनी है आप महर ले लो, बट हम ये नहीं देंगे। तो वो चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेक्शन 125 को लेकर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी, वो क्या है, वो सब पे एप्लीकेबल है। ये कोई पर्सनल लॉ नहीं है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तो सब पे ही एप्लीकेबल होगा, ये पहले से ही यूनिफॉर्म है, ठीक है। हालांकि सिविल कोड नहीं क्रिमिनल कोड है, लेकिन ये सब पर एप्लीकेबल है। तो 125 की बात आ गई, और भाई 125 तो सब पे एप्लीकेबल है,
अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर क्या कहा उसके बारे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट बोलते हैं डिसीजन को, डिसीजन दिया साहब बानो के फेवर में, जो लेडी थी साहब बानो उनके ऊपर, ठीक है, 125 को अप्लाई करते हुए, ठीक है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ठीक है। और उन्होंने भी कहा कि 125 मतलब ये जो है, ठीक है, इन्होंने बोला अब उसके हस्बैंड को अहमद खान को कि भाई आपको मेंटेनेंस 125 देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब पर सिटीजन पर एप्लीकेबल होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आपका कोई रिलीजन है मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सब पर एप्लीकेबल होगा, 125 में आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब इसमें बात आई कि भैया हम तो इद्दत दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मेंटेनेंस नहीं दे सकते। अब जब ये बात आई खुलकर, मतलब लोगों को पता लगी, मुस्लिम कम्युनिटी को पता लगी, जो उनके धर्म गुरु होते हैं, ठीक है, बोर्ड होता है, उसको उनको जब ये बातें पता लगी तो इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इस वर्डिक्ट को लोगों ने मानने से मना कर दिया, काफी ज्यादा इसको सीरियस मैटर हो गया था। तो जो राजीव गांधी जो थे हमारे पीएम, उनकी गवर्नमेंट भी इस डिसीजन को लेकर सेटिस्फाइड उस टाइम पर नहीं हो पाई। अब जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात कह दी तो भैया या तो मानो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा लो लिया कि वो वाली बात दब जाए। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट बीच में आएगी, तो जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, वो आई और उसने बोला कि भाई हम इस जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या करा, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इट द गवर्नमेंट इनेक्टेड, उन्होंने एक नया वो इनेक्ट कर दिया, इनेक्टेड दी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स 1986, ये तब की बात है, ठीक है। टू न्यूलीफाई द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन साहबानू केस एंड लेट द मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रिवेल इन अ डिवोर्स मैटर। उन्होंने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको ना मानते हुए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसकी बात को माना जाएगा। इट वाज मेंशन्ड एट द मुस्लिम वुमेन हैज अ राइट फॉर मेंटेनेंस ओनली फॉर 3 months आफ्टर डाइवोर्स। उन्होंने कहा ठीक है वो देना है ना मेंटेनेंस, ठीक है, वो 3 महीने तक देगी। 3 महीने का होता है इनका इद्दत पीरियड मुस्लिम लॉ में। अब आप बोलेंगे इद्दत पीरियड क्या है, आपको चलो मैं बताता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इद्दत पीरियड क्या होता है कि जब वाइफ को डाइवोर्स दे दिया जाता है ना, तो 3 महीने तक उसको इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ता है। इद्दत पीरियड में मतलब क्या होता है कि वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगी, किसी से मिलेगी नहीं, ठीक है। इद्दत पीरियड मतलब एक तरह से फिजिकल, ताकि अगर वो 1% प्रेग्नेंट हो तो इस बारे में पता लग जाए। तो 3 महीने का टाइम उसके अंदर इद्दत पीरियड के अंदर दिया जाता है, ठीक है। देन शिफ्टेड, और उसके बाद ये बोला कि भाई 3 महीने तक जब तक इद्दत पीरियड है तब तक वो मेंटेनेंस ले सकती है, ठीक है। उसके बाद जो मेंटेनेंस है वो या तो अपने रिलेटिव से ले सकते हैं या फिर वक्फ बोर्ड से ले सकती है मुस्लिम वुमेन। ये इस लॉ के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर ना ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये वाली बात बोली थी, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है उस चीज पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस टाइम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा था ये वाली बात कि भाई ये सब सिटीजन पर अप्लाई होगा रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा भी था इस बारे में, ठीक है। ये वाला आपको केस होपफुली समझ आ गया होगा, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। और इद्दत अगर नहीं समझ आया या वो लग रहा है तो छोड़ देना, बस ये ध्यान रखना है कि भाई 3 महीने का इद्दत पीरियड होता है, तब तक वो नहीं रहते। क्योंकि मैं ज्यादा आपको मुस्लिम लो या हिंदू लो पढ़ाने में भी मतलब टाइम बहुत लग जाएगा और वो फायदा भी नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, सरला मुद्दल केस है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था देखिए, चलो मैं एक चीज और बताता हूँ। आर्टिकल 44 ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो बात करता है डीपी एसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 35 से 51 तक है नीति निर्देशक सिद्धांत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नाम से ही पता लग रहा है, डायरेक्टिव यानी कि डायरेक्शन देना।
तो ये सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट को बताई गई है कि भाई आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, क्या क्या चीजें करनी है। इसके अंदर बहुत से आर्टिकल हैं जो अलग अलग बातें कहते हैं। एक आपको अगर मैं बताऊं, फ्री लीगल एड देना, ठीक है, ये भी इसमें ही है डीपीएसपी में, ठीक है। तो ऐसे अदर अदर आर्टिकल है। तो जो आर्टिकल 44 है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो ही इस बारे में बात कहता है। किस बारे में? कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, ठीक है, लेकर आओ, ये बात कहता है। बट एक चीज मैं बताता हूँ कि डीपीएसपी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस चीज का ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स को आप कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट के अंदर ले जा सकते हो, ठीक है। कल अगर कोई बात कह दी डीपीएसपी में लिखी हुई है और स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच जाओगे और उस चीज को चैलेंज करोगे, ऐसा नहीं है। चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ केस के ऊपर। डीपीएसपी समझ आ गया। तो आर्टिकल 44 यूनियन, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है यूसीसी की, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आ जाओ इस केस में क्या हुआ। इस केस में ना क्वेश्चन अराइज हुआ, बंदे ने क्या करा, मतलब हिंदू मैन था, उसने क्या करा, उसने देखा यार हिंदुओं में तो एक शादी होती है बट मुस्लिम में मैक्सिमम 4 शादी हो सकती है। तो उस बंदे ने अपना रिलीजन चेंज करके सेकंड मैरिज कर ली, ठीक है, अपना रिलीजन चेंज करो, सेकंड मैरिज कर ली। अब इसके अंदर कोर्ट का क्या रहता है, कोर्ट मैं पहले बताता हूँ। कोर्ट ये जरूर देखता है कि भाई सही में उस बंदे की मतलब भावना थी इस्लाम को अपनाने की, या वो शादी की वजह से साला चला गया उसके अंदर। कोर्ट मतलब इसमें ज्यादा ध्यान देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर ये बोला कि भाई held that adopting Islam for second marriage is an abuse of personal law। अगर आप सिर्फ शादी के लिए जा रहे हो कि दूसरी आपकी शादी आप करना चाह रहे हो और आप इस वजह से इस्लाम को अडॉप्ट कर रहे हो, तो ये चीज मानी नहीं जाएगी, ठीक है। उन्होंने फिर ये कहा हिंदू मैरिज डिसॉल्व कब होगी, जब आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन आप अगर इस चीज के लिए जा रहे हो तो वो मैरिज डिसॉल्व नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो एक ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, जो कहता है अगर आप एक मतलब अगर आप दूसरी शादी कर लेते हो, हिंदू अगर हो आप हो, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को लेकर भी कही कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब उधर अलग लो है, इधर अलग लो है, एकदम से कन्वर्ट हो गया बंदा उस चीज के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें साफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की झलक दिखती है। होपफुली ये भी आपको केस समझ आ गया होगा, ठीक है। वही था, बंदे ने रिलीजन चेंज कर लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें भी कहा था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। ये किस तरह की प्रैक्टिस है कि मतलब आप उधर 4 वो हैं, इधर एक ही है मैरिज का, आप इसलिए धर्म चेंज कर रहे हो, तो ये भाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये अब्यूज ऑफ पर्सनल लॉ आप कर रहे हो। तो इधर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई थी। ये तो आपको आगे समझ। अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन की। ये तो सुप्रीम कोर्ट। और मैं एक चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट, हालांकि मैंने पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अब तक जजमेंट आई है फुल फेवर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली कह रखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। लेकिन अभी बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई आगे होगी, वो आप देखोगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ सेक्शन आर्टिकल्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए मना करेगा। क्योंकि इसमें भी मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। थोड़ा आपको मैं हिंट दे देता हूँ। मैंने ऊपर आपको शुरू में बताया था कि भाई अलग अलग हिंदू मुस्लिम और वो है क्रिश्चियन, ठीक है। कुछ ऐसे कम्युनिटी भी हैं, ट्राइबल एरियाज के लोग भी हैं, ठीक है, वो सबसे अलग हटके हैं। तो उनके लिए भी अगर ये कम्युनिटी के लोग के लिए भी अप्लाई हुआ तो वो लोग तो भैया विद्रोह करेंगे, वो करेंगे। क्रिश्चियन कर सकते हैं और आपके वो कर सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये लोग तो करेंगे करेंगे, ठीक है। तो इसमें दंगे भड़कने की भी वो लगाई जा रही है एक्सपेक्टेशन। तो मतलब काफी बहुत ज्यादा इसमें इंडिया को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि आगे पढ़ेंगे हम कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर भी बातें कही गई हैं,
ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए आर्टिकल 44 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बता दिया डीपीएसपी के अंदर ये आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये खुद ही कहता है, जो आर्टिकल 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल विच स्टेट दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर फॉर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें मुझे कुछ और आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से ही समझ जाओगे। ठीक है, अब आर्टिकल 44 तो ये बात कह गया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए पूरे इंडिया के लिए, स्टेट को लाना चाहिए। ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी है, चलो ठीक है, हमने भी मान लिया, ठीक है। अब भाई इसके अंदर अगर हमें एक देखें आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 ये बोलता है हर पर्सन के लिए, एवरी पर्सन वर्ड यूज है, सिटीजन वर्ड यूज नहीं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, आर्टिकल 14 बोलता है कि हर पर्सन के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है और इक्वालिटी बिफोर लॉ है। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए और उस कानून से रक्षा सबके साथ एक समान होनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यूनियन सिविल कोड के लिए तो ये बात फेवर में कह रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब इक्वली ट्रीट करे जाने चाहिए। ठीक है, तो ये फिर जो सब अपने पर्सनल लॉ ला रहे हैं, सब अपने पर्सनल लॉस के बारे में कह रहे हैं, तो इस हिसाब से तो ये इसके अगेंस्ट में जा रही है चीज आर्टिकल 14 के। चलिए कोई नहीं, हमने अगर एक बार आर्टिकल 14 मान लिए तो बाकी आर्टिकल ये आ गए इसके अगेंस्ट में, 25, 26, 29। हालांकि मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, लेकिन मैं बताता हूँ। आर्टिकल 25 हो गया, ठीक है, जो कहता है कि भाई आप अपने जो आपका रिलीजन है आप उसको फॉलो, आपको पूरी फ्रीडम है। ठीक है, आप प्रोफेशन फ्री कर सकते, प्रैक्टिस में ला सकते हैं उसको एकदम फ्री, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपको पूरी फ्रीडम है इन चीज़ों की। ठीक है, आप अपने रिलीजन को प्रमोट भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप फ्रीडम जो है अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने की आपको फ्रीडम है। ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स की, और यहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, सबसे बड़ी चीज ये। ठीक है, इसके बाद ये देख लीजिए, इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। भाई जब आप एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दोगे, ठीक है, सबके लिए एक समान हो जाएगा, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, अगर माइनॉरिटीज आ गई, ठीक है, माइनॉरिटीज में मुस्लिम हो गए, ठीक है, अदर कम्युनिटी के लोग हो गए, तो वो नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे इंटरेस्ट आप कैसे वो कर रहे हो, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कैसे आप हर्ट कर रहे हो, कैसे उनकी प्रैक्टिसेस को रोक रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। ये सारे इल्जाम लगेंगे सेंट्रल का, बल्कि लग भी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग चीज ये होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस पर कहना क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब इन चीजों को लेकर क्या कहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो कई केसों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए यूनियन गवर्नमेंट से बोला है, पूछा है कि कब लाओगे, क्या सीन है। अब ये जो आर्टिकल्स है इनको कैसे नजरअंदाज करोगे, तो एक तरह से ये देखना इंटरेस्टिंग हो कि इस पर क्या कहना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये चैलेंज होंगे, जाहिर सी बात, और हो सकता है डाल भी दियो कोई पिटीशन, तो ये चैलेंज होंगे, इसको लेकर काफी खासा सीन देखने को मिलेगा। वो देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, अब आ जाइए लॉ कमीशन रिपोर्ट पे, 21वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट। अभी जो हमारा लॉ कमीशन चल रहा है वो चल रहा है 22वां। ठीक है, 21वीं, अभी लॉ कमीशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आ जाइए लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे। एक 21वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट आती है आपकी, ठीक है, अगस्त 2018 में। जो लॉ कमीशन है उसको जो हेड थे वो थे जस्टिस BS चौहान, ये रिटायर्ड जज है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब अपनी रिपोर्ट दी, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट दी 21वीं रिपोर्ट, उसके अंदर इन्होंने ये बोला कि जो UCC है, नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। उन्होंने बोला अभी इसको लाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, और डिजायरेबल भी नहीं होना चाहिए इस स्टेज पर।
समझ आ गए? उन्होंने साफ मना अपनी रिपोर्ट के अंदर साफ मेंशन कर दिया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी 21वीं रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई कोई जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की फिलहाल, ठीक है, और उसके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत ऐसी कुछ खास नहीं है, ठीक है। रीजन उन्होंने क्या दिया? उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि कल्चर डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत सारी है, हर एक का कल्चर अलग है, मुस्लिम कल्चर अलग है, हिंदू कल्चर अलग है, क्रिश्चियन कल्चर अलग है, क्या ही कम्युनिटी का अपना कल्चर है, उनका कल्चर अलग है, ठीक है। तो उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है, इस एक्सटेंट तक कि हम सोचे सब कुछ यूनिफॉर्मली हो जाए, मतलब सब कुछ एक समान हो जाए, एक जगह सारे लॉ एक उसमें आ जाए और सब वही फॉलो करें, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ये करने की कोशिश करी तो थ्रेट हो सकते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन पे, यानी कि दंगे वंगे भड़क सकते हैं, ठीक है, इंडिया को बहुत ज्यादा इसके अंदर नुकसान होगा इंटरनली। तो ये सब भी, और जाहिर सी बात है बाहर के जो देश के लोग हैं, पाकिस्तान लगा लो या अदर कंट्री, वो मौके में, चाइना मौके में रहते कि कभी इंडिया में कुछ है और वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर कमेंट डाले, चाहे खुद के यहाँ कुछ डेवलपमेंट ना हो रही हो, खुद चाहे भीख मांग रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। उनको बस मतलब ये है कि इंडिया में कुछ हो रहा हो, हम कुछ ना कुछ वहां करते रहें, कुछ ना, उनको उससे ही बस सेटिस्फैक्शन है, उसी में ही वो बस खुश है। तो इसके अंदर भाई ये चीजें इन्होंने कही। अब इसके अंदर क्या होता है, जो 22nd लॉ कमीशन है, मैं आपको थोड़ा करंट का भी बता देता हूँ। अभी 14-15 जून के आसपास क्या हुआ, 14-15 जून के बाद जो लॉ कमीशन है उसने 1 महीने का टाइम दिया लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी हो गई या फिर अदर जो रिलीजन है उनके बोर्ड वगैरह हैं, उन सबको उन्होंने सबसे व्यू मंगाए हैं। उन्होंने बोला कि भाई सब आके व्यूज दो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, कि भाई आपका क्या कहना है, कोई आपका सजेशन है या नहीं है, आप दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में मुस्लिम की तरफ से जो उनका बोर्ड है उन्होंने अभी एक महीने का टाइम मांगा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनके पास मतलब सफिशिएंट टाइम नहीं है इसके ऊपर रिप्लाई देने का, तो थोड़ा और टाइम उसको एक्सटेंड माना है। वो देखिए लॉ कमीशन अलाउ करता है नहीं करता, वो देखी जाएगी, लेकिन अभी उन्होंने टाइम मांगा है। तो इसको लेकर इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर इन्होंने लोगों से वो मांगा है कि अपनी राय दीजिए, अपने व्यूज दीजिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब इन्होंने मांगा है। और जहां तक है, जो अभी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी रिसेंटली एक उसके अंदर ये कहा है, सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि एक ही घर के अंदर हो सकता है, आपके फ्लैट के अंदर लाइन जरूर है कि एक घर के अंदर एक बंदा कुछ और उसके लिए कानून है और दूसरे बंदे के लिए कुछ और कानून है, ऐसा लंबे टाइम तक चलने के लिए उस घर के लिए ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो इंडिया की बात कर रहे थे इस बारे में, तो उन्होंने इस चीज को ऐसे कहा, तो उन्होंने जोर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। और इसको आने का रीजन ये भी है कि भाई 2024 में इलेक्शन भी है, तो वो इस चीज को हो सकता है लेकर आए, ठीक है। ये थी, अभी 23वीं चल रही है, मैं ओ 22वीं चल रही है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए लॉ कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने रिपोर्ट तो देख ली लॉ कमीशन की क्या है। अब आ जाते हैं लॉ कमीशन के बारे में। लॉ कमीशन क्या है, देखिए जो लॉ कमीशन है ना तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ना ही वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये एसयू थोड़ा गलत बन गया, ठीक है, एसयू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हो गई स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लॉ कमीशन, ना स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कह रखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा हो कि भाई ये बॉडी होनी चाहिए, ये इसके मेंबर होंगे, ये हो ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी नहीं बता रखा, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, अगर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी हो गया कि अदर किसी एक्ट के अंदर या लॉ के अंदर, ठीक है, अदर किसी लॉ के अंदर अगर ये चीज मेंशन है तो ठीक, अगर नहीं है तो भैया फिर तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये कौन सी है, ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी established by an order of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GIO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे ये लॉ कमीशन जो है ये बनता है, ठीक है। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये समझ आ गया आपको, ये फर्क भी पता लग गया। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश करी हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वर्ड आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट, इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन मैं सिंपल सा बताता हूँ, इतना सारा आपको पढ़ना हो पढ़ लेना, लेकिन मैं सिंपल सा फंक्शन बताता हूँ। कौन सा लॉ आना है, ठीक है, किस लॉ में क्या कमी है, किस में क्या चेंज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सब गवर्नमेंट को उस चीज को लेकर एडवाइस देते हैं, ये रिपोर्टें देते हैं जो मैंने ऊपर रिपोर्ट दिखाई। अब ऊपर एक बार चलते हैं फटाफट से, हालांकि वो नीचे भी लिखा हुआ है लेकिन मैं बताता हूँ। 21वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट ने जब बोल दिया कि भाई नहीं आना चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट को मानना है या नहीं मानना? कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट को मानना ही पड़े मजबूरन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लॉ कमीशन की कोई भी रिपोर्ट आएगी, हालांकि अभी तक मेरे हिसाब से 277 आ गई हैं रिपोर्ट लॉ कमीशन की, मतलब जब से लॉ कमीशन है तब से। तो इसके अंदर यह है कि भाई लॉ कमीशन की बात मानना ना मानना वो खुद इस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, वो मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, रिसर्च करना, एडवाइस देना गवर्नमेंट को लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। और जो इसके अंदर लीगल एक्सपर्ट होता है और हेडेड होता है बाय रिटायर्ड जज के द्वारा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई कमीशन का क्या काम है, रिसर्च वगैरह करना और लॉस के ऊपर और गवर्नमेंट को एडवाइस देना। क्योंकि अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट जो है, उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट कह लो, बात एक है, तो उन्होंने ना अभी एक बात और कही है, उन्होंने ये बात कही है कि भाई जो ऐसे बहुत से लॉ हमने वेरीफाई करे, आइडेंटिफाई करे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, तो हो सकता है फ्यूचर में हम वो लॉज भी खत्म करें जिसके ऊपर लॉ कमीशन अभी काम कर रहा है। तो ये सारा काम लॉ कमीशन का है। होपफुली आपको काम समझ आ गया, ठीक है। रिकमेंडेशन देख लो जो मैं बात कर रहा था, दैट द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, दे मे एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, रिकमेंडेशन वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। मेंबरशिप में आ जाओ, एक चेयरमैन होता है, एक परमानेंट मेंबर होगा, एक मेंबर सेक्रेटरी होगा, 2 पार्ट टाइम मेंबर हो गए, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मेंबर, ठीक है। इनका टेन्योर होता है 3 साल का। कितने साल का टेन्योर होता है, 3 साल का होता है। अभी रिसेंटली में जो 22nd लॉ कमीशन है वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी है, ठीक है, जज हैं, चेयरमैन जज ही होते हैं, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी 22nd लॉ कमीशन, समझ आ गया आपको। अब जो 22nd लॉ कमीशन है, ठीक है, वो 3 साल के लिए बना था, फरवरी 2020 में। अब आप बोलोगे यार 20 से तो एक हिसाब से 23 फरवरी में उसको खत्म हो जाना चाहिए, सही बात है 23 में, क्योंकि 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 3 साल का टेन्योर था। तो अभी कैसे 22nd लॉ कमीशन चल रहा है? तो इसका आंसर ये है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 1.5 साल का टेन्योर बढ़ा दिया है। इनका रीजन वही है कि इलेक्शन आने, ठीक है। तो इन्होंने बोला नई कमीशन आएगी, उसको समझना पड़ेगा, वो समझेगी, पढ़ेगी चीजें, फिर अपनी नई बात बताएगी। तो इससे बढ़िया इसको रखो, क्योंकि ये सब चीजें इशारा ही कर रहे हैं कि ये पूरे मूड में बैठे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। इसलिए इन्होंने ये भी जो रीजन कहा जा रहा है, इसलिए इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया टेन्योर को, इनके टाइम को 1.5 साल के लिए, ठीक है। एक्सटेंड अप टू अगस्त 31, 2024 तक का टेन्योर है। समझ आ गया आपको होपफुली।
अब एक चीज और मैं यहाँ बताता हूँ, मेरे को अच्छा है, याद आ गया, वो मैं मेंशन करना भूल गया। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी कहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर नहीं चल रहा। तो जो हमारा है ना गोवा, जहाँ पर आप छुट्टियों में घूमने जाते हो, एंजॉय करने जाते हो, ठीक है, समुद्र वगैरह में नहाने जाते हो, तो हमारे गोवा में ये, जी बहुत बढ़िया बना, मुझे पता है। तो हमारे गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी चल रहा है, बस इकलौती ऐसी स्टेट है। और एक चीज, दो तीन चीज और देता हूँ करंट के लिए। अभी जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने कमेटी बनाई है, ठीक है, उन्होंने कमेटी बना के कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बना रहे हैं, और वो अपने स्टेट में जल्दी से जल्दी इसको लागू करेंगे। वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे। पुष्कर धामी जी वहाँ के हैं सीएम, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम जितनी जल्दी हो जाए उसको वो करेंगे, जितनी जल्दी हो जाए हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। उन्होंने कमेटी बना दी है जिसमें एक जज साहब भी हैं रिटायर्ड, और भी अदर मेंबर है कमेटी में, आप देख लो ना, आपको मिल जाएगी वो डिटेल। तो उन्होंने कहा है आपकी लीगल करंट अफेयर का ये मैटर था, तो मैंने सोचा इसमें बता देता हूँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक होपफुली अंडरस्टैंड हो गई, आपको ध्यान आ गया। गोवा के अंदर अभी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें अभी कई, मतलब मैं पढ़ रहा था तो कई जो रिसर्चर हैं, एक्सपर्ट जो हैं, वो कह रहे थे कि पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। कोई कह रहा है भाई है, कोई कह रहा है पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, कुछ फर्क है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा के अंदर है, इकलौता ऐसा स्टेट है इंडिया का। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाओ मेन, प्रोटेस्ट का रीजन क्या है। इसके अंदर मैं बताता हूँ, जो पर मैंने 3 आर्टिकल बताया है ना, आप वो 3 भी मेंशन कर सकते हो अगर चाहो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात थी तो इसलिए मैंने वो आर्टिकल वहां मेंशन कर दिया, आप यहाँ पे भी वो आर्टिकल मेंशन कर सकते हो। अब भाई जो वो हो रहे हैं प्रोटेस्ट, ठीक है, अब इसका जो विरोध हो रहा है, अब वो विरोध क्यों हो रहा है, क्या रीजन है क्या नहीं है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको मैंने बताई दिए भाई, आंदोलन होंगे, दंगा वंगा भड़क सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके ऊपर क्या बात कहता है क्या नहीं कहता वो देखना। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल इंडिया पर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या सीन है, वो सब देखने की बात है। लेकिन अभी आते हैं रीजन क्या है। सबसे पहले क्या है, ट्राइबल जो ग्रुप्स है वो वेरियस स्टेट में। अब ये जो ट्राइबल्स ग्रुप है, इनका अपना ही अलग हिसाब किताब होता है। ये इनका एक सिंपल सा रूल है, इनका रूल है, ना हम आपके उसमें इंटरफेयर करेंगे ना आप हमारे उसमें करो, हम अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हैं, आपको कोई उससे लेना देना नहीं है। इनका सिंपल सा वो है। लेकिन अब जब आप इनको छेड़ोगे, कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है, तो भाई फिर तो पंगा होगा, फिर कुछ ना कुछ पंगा होगा। हालांकि बहुत, मैं पढ़ रहा था, कम्युनिटी जो है, ट्राइबल वगैरह जो ग्रुप है, इनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आया है, और एग्रेसिव वे में रिस्पॉन्स आया है, नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं आया, एग्रेसिव आया है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीजें तो होंगी, ठीक है। सेकंड वो ये डिफरेंट रिलीजन है भाई, सबको अपना रिलीजन प्यारा लगता है, सबको अपना रिलीजन अच्छा लगता है, तो उसको छोड़ना लोगों के लिए, उनकी बातों को छोड़ना मुश्किल है। तो इसको देखा जाएगा कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, एक ये रीजन है। और तीसरा रीजन है लैक ऑफ नॉलेज, ये बहुत जरूरी मेरे हिसाब से। मेरे को क्या लगता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जैसे पहले एनआरसी वगैरह आया, फिर वो आया, प्रोटेस्ट आया फार्मर्स को लेकर, ठीक है, तो ये जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि गवर्नमेंट इस चीज में तो फेल रही है कि वो लोगों को समझा नहीं पाई, लोगों को अवेयर चीजों से नहीं कराया, वो सीधा लो लाए उन्होंने लगा दिया। पहले लोगों को तो पता रहता। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक बार अपने नोन में पूछिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है लोगों से, आपको तो पता लग गया क्या है। एक बार आप लोगों से जरा पूछ के देखो कि भैया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ज्यादातर लोग इसके बारे में आपको गलत बताएंगे, बहुत से तो बताएंगे भी नहीं, लेकिन जो बताएगा आपको इसके बारे में बिल्कुल गलत राय देगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। बहुत से तो मतलब ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं, मैं बता ही नहीं सकता क्या बात है। लेकिन समझिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ये सब चीजें पढ़ के समझ के अपनी राय फिर बनाइए कि भाई ये सही भी है या नहीं है। ऐसा हो तो बढ़िया है, लेकिन आपको नहीं पता, कहीं कहीं सुनी सुनाई बातें आप मान लेते हो, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा गलत है।
आपको अपनी समझ है, आपको पता है, तो ये लैक ऑफ नॉलेज एक रीजन इसका है, क्योंकि लोगों को पता नहीं, बस बोल दिया, जो भी एंशंट बातें आई वो सुनी, वो बोल दी और बस बोला जी अब रोडों पे निकलना, तोड़ फोड़ करने, प्रोटेस्ट करना, चलो चलते हैं करते, हमारा क्या है। तो बस चले जाते हैं लोग, फिर वहां जाते हैं मीडिया के लोग, जाके उनसे पूछते हैं जी आपको पता है क्या हुआ था, हाँ जी आपको पता है, तो वो फिर एक कोई स्माइलिंग फेस आता है, पता नहीं क्या है, कोई बताता भी है तो गलत बता देता है, हम अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर उसको देखते स्माइल करते हैं और बस 3-4 बातें करते हैं, बस खत्म। तो यही सारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो मैंने आपको बताया है। अब इसके अंदर अगर रिवाइज करना चाहो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, मतलब जो जो चीजें मैंने बताई है। देखिए, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मैंने आपको बता ही दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यही है भैया, सबके अपने पर्सनल लॉ है, मैरिड, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस को लेकर, ठीक है, उन सबके लिए कॉमन सेट ऑफ लॉज बनाना है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आ गया समझ? एग्जाम्पल क्या, डिफरेंट डिफरेंट के हिंदू पर्सनल लॉ, एक चीज और होल्ड ऑन, हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया, ठीक है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मैंने बता दिया था कि ये इस मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 से गवर्न होते हैं, ठीक है, जिसमें मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में बताया गया। क्रिश्चियन पारसी जीव के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ये भी मैंने बता दिया, उनका अपना चलता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग है, इंडियन सक्सेशन एक्ट अलग है, किस पे क्या एप्लीकेबल होता है वो बता ही दिया। जो शेयर वगैरह मिलते हैं वो सब मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज पे और आ जाओ, ये तो मैंने बात बताई डिफरेंट सिविल कोड पे, बट कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ठीक है, नोट कर लेना, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, ठीक है। और इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए, ट्रांसफर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को सोगा भी बोला जाता है, एसओजीए, ठीक है। टीपीए आ गया, एविडेंस एक्ट आ गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट हैं जो सब पर एप्लीकेबल है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के एग्जांपल, अगर कोई पूछ ले या कहीं आ जाए तो आप वहां मेंशन करोगे। एविडेंस एक्ट हो गया आपका, टीपीए हो गया, ठीक है, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक है। कोई भी लेबर आप एक्ट ले सकते हैं, कोई भी लेबर से रिलेटेड एक्ट आप ले सकते हैं, वो सब इस पे ही एप्लीकेबल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही वो एक एग्जांपल है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने ये वाला कर लिया था। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो मैंने बताई दिया। अहमद कैन का केस, साहबाना 125 सीआरपीसी, ठीक है, मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की झलक दिखती है। फिर राजीव गांधी गवर्नमेंट जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, फिर उन्होंने एक एक्ट लेके आया और उन्होंने बोला 3 महीने तक जो इद्दत पीरियड है उस तक दे सकते हैं, उसके बाद जो है मेंटेनेंस या तो अपने रिलेटिव से ले या फिर वर्कफोर्स से ले, हस्बैंड से नहीं ले सकते। सरला मुद्गल केस था, भैया वो जो था वो हिंदू था, उसको करनी थी मैरिज, उसने सोचा 4 मैरिज तो मुस्लिम में होती है तो मैं हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता हूँ, तो भैया ने यही काम कर दिया, उसमें कन्वर्ट हो गया। उनमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला भैया नहीं हो सकता ऐसा, जो पर्सनल लॉ ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर भी उसका जिक्र करा, ठीक है। और ये वही है, डिसॉल्व कब हो सकती है मैरिज, कब नहीं, उसके बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है, आर्टिकल 44 मैंने आपको बताया जाए, डीपीएसपी, ठीक है। इसको कोर्ट में, डीपीएसपी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आज सेक्शन 25 मैंने आपको और आर्टिकल 25 बता ही दिया कि भैया रिलीजन से रिलेटेड है, आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसका प्रमोशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है, आपको पूरी फ्रीडम वगैरह है इसके अंदर। इसके अंदर वही है। अब इसके अंदर देखो वही दिक्कत आएगी, 25 है, प्रैक्टिस कह रहा है आप फ्री हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी जरूर, तो वो देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। 25 का 26 आपको बताई दिया, रिलीजियस अफेयर वगैरह करने की वो है, प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी बता दिया मैंने आपको कि भाई उनके इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी वो है। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ये बोलेंगे माइनॉरिटी ग्रुप के कि भाई
हमारे तो इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो जाहिर सी बात आर्टिकल 29 एकदम से आ जाएगा। अब 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, वो मैंने बता दिया आपको क्या क्या था। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो रिटायर्ड जज थे BS चौहान जी, उन्होंने वो बोला था यूसीसी को लेकर जो अपनी रिपोर्ट दी थी कि भाई अभी कोई भी नेसेसरी और डिजायरेबल अभी इस स्टेज पे है नहीं हमारी कंट्री में। इसको लाने का रीजन, उन्होंने ना लाने का रीजन ये दिया था कि कल्चरल डाइवर्सिटी है जिसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, सबके अपने कल्चर अलग अलग हैं, उन सबको आप कह रहे हो कि एक ही लॉ फॉलो करो, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, इससे थ्रेट आ सकता है हमारी इंटीग्रिटी को नेशन की, ये सब चीजें। ठीक है, लॉ कमीशन मैंने आपको बता दिया एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से ये बनती है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब इसके अंदर फंक्शन मैंने आपको बता दिए, रिसर्च करना, एडवाइस देना लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर। कोई नया लॉ आ रहा है, कोई पुराना लॉ है, उसको हटाना है या क्या करना है क्या नहीं करना वो। ठीक है, हेडेड बाय रिटायर्ड जज होते हैं, उनके द्वारा ये एडिट करा जाता है। ठीक है, जो रिकमेंडेशन होते हैं वो मानना या ना मानना गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं भी मान सकती और गवर्नमेंट मान भी सकती है। मेंबरशिप में बता दिए थे मैंने, ये चेयरमैन 1 परमानेंट मेंबर 1 सेक्रेटरी, तो पार्ट टाइम मेंबर और 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर। टेन्योर 3 साल का। ठीक है, बढ़ने को बढ़ सकता है। एग्जांपल आपके सामने है, अभी कौन है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अभी है। 22वां लॉ कमीशन अभी चल रहा है, जो 22वां लॉ कमीशन है। ठीक है, उसको मैंने बता दिया था कि 3 साल से फरवरी 2020 से है, और वो अब तक क्यों चल रहा है, क्योंकि 2023 में वो खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि 1.5 साल का टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है उसका। ये सब समझ आ गया। अब आ जाओ प्रोटेस्ट रीजन, मैंने आपको बताए थे। ट्राइबल ग्रुप्स बहुत है वेरियस स्टेट में जो अपना अलग से ही मतलब मानते हैं, जैसे भी लॉ वगैरह उनके। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके डिफरेंट रिलीजन है, वो भी इस चीज को मतलब देखते हैं इस चीज को लेकर क्या होता है। लेकिन प्रोटेस्ट का ये भी रीजन है, लैक ऑफ नॉलेज, मैंने बता दिया। तो यही सब कुछ है इसके अंदर। होपफुली आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, सारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, किसी भी तरह की कोई मतलब मिसकंसेप्शन या लैक ऑफ नॉलेज नहीं होगी इस चीज में, आपको सारी चीजें पता होगी। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती, आपको लगता है यार ये मतलब इसको और एक्सप्लेन करके मैं समझा सकता था या ये हो सकता था, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए यार, हो जाएगा आपका। इतना कोई हार्ड नहीं, कोई चीज हार्ड नहीं होती जब तक इंसान खुद उसको हार्ड ना बनाए, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और कोई भी चीज पढ़ो ये दिमाग में सोच के पढ़ो कि साला ये बहुत ईजी मतलब ईजी है, इसको तो मैं कर दूंगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी कि आप मेंटली ये चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए कि यार ये तो ईजी चीज है, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये ना हो कि आप पहले से ही अगर कोई चीज समझोगे ना कि ये हार्ड है, आप जितना दिमाग लगा लो 50% तो आपका माइंड यही रिस्पॉन्स देगा कि भैया तेरे बस की नहीं, तू मत पढ़, तू रहने दे, ये तेरे से नहीं होगा। ऐसा मत सोचो। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है या बैरियर लैंग्वेज बन रहा है, उसकी भी टेंशन मत लो, कोशिश करो, मेहनत करो, डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा यार। ऐसा कोई वो नहीं, टाइम है अभी आप पे सफिशिएंट, आराम से पढ़ो। चाहे आप स्कूल जा रहे हो या फिर आप रीटेक करो, यानी कि आप दोबारा से एग्जाम दे रहे हो, कोई नहीं, अपना पढ़ो, मेहनत करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो ये करंट लीगल अफेयर को लेकर था। बाकी अगर आपको कुछ कहना है या आपका कुछ व्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। बाकी हमारा जो चैनल है उसको जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट। और हाँ, एक चीज और, हम क्या करते हैं, हम हर दिन ना वो डालते हैं, कुछ ना कुछ क्विज वगैरह डालते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। लीगल मैन नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लो ना। लिंक खोल के आप सीधा वहीं पहुंच जाओगे इंस्टाग्राम के अकाउंट के अंदर, उसको फॉलो कर लो ना। और डेली वहां पर एक क्वेश्चन डाला जाता है आपका क्लैट से रिलेटेड, तो जाकर वहां देखिए, वहां पे आपको। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने चीजें बताई है ये सब फ्लैट में आएगी, एलिट कह लो, स्लैट कह लो, ठीक है, ये सब जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है लोग उनके अंदर ये सब कुछ आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।